नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिसकी बिना पर वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र से बीजेपी 3 सांसदों को राज्यसभा भेजेगी। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान किए हुए है महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को। इस बीच एनसीपी को एक और जोरदार झटका लगा है। ईडी की कस्टडी में जेल में बंद उनके दोनों नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उम्मीदों पर कितना पानी फिर गया है और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह का जोड़तोड़ चल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत दिनों बाद मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। जी बोलिए, आज क्या है आपके मन में? मेरे मन में आज ये सवाल है कि पहला तो ये कि एनसीपी को सीधे सीधे झटका लग गया। अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों वोट नहीं कर पाएंगे राज्यसभा चुनाव में, फिलहाल तो यही खबर आ रही है। तो सीधे सीधे उनके 2 वोट कम हो गए। हाँ, एनसीपी के लिए तो 2 वोट कम होने ही हैं। एक बात है जो जी, सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है, अब जाएंगे हाई कोर्ट, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। चलो ठीक है, हर एक को हर एक कोर्ट में जाने का अधिकार जरूर है, लेकिन एक बात सबके लिए बता दूं, मतलब कुछ पीछे भी जाना पड़ता है ना आगे की चीजें समझने के लिए। तो जब छगन भुजबल गिरफ्तार हुए थे तब उनको उनकी पुलिस कस्टडी या न्यायालयीन कस्टडी के बीच में वोट करने के लिए अनुमति दी गई थी। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आया था, एक कानून बना था, एक नियम बना था कि जब भी कोई आरोपी न्यायालयीन कस्टडी में हो तो उसे वोट देने की इजाजत न दी जाए, मतलब उसके लिए बाहर निकाला न जाए, वो उस दिन की जमानत या कुछ और ये चीजें ना की जाए। देख लीजिए, कोई भी आरोपी, अभी मंत्री हो या माजी मंत्री हो या एक्स मिनिस्टर हो, छोड़ दीजिए वो वाली बात, कोई भी आरोपी न्यायालय की कस्टडी में क्यों होता है? क्योंकि उससे बहुत कुछ बातें निकलवानी होती है, उसके ऊपर आरोप तय हुए होते हैं और बाकी करना पड़ता है, तो छानबीन करनी पड़ती है। अगर वो उसको जरूरत होती छोड़ देने की तो खोला छोड़ देते ना, जमानत दे देते उसको जब तक हो जब तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक आरोपी अगर जेल में बंद है तो उसको जमानत देना बिल्कुल जायज नहीं है, यही बात कह दी गई थी और अब ये नियम बन चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट भी इसे अनुमति देगा, क्योंकि छगन भुजबल और एक एमएलए थे रमेश यादव नाम के, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आज भी वो जेल में बंद है। एनसीपी के थे, बड़ा एक घोटाला सामने आया था, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको भी ऐसी मोहलत दी गई थी। लेकिन अब कानून की वजह से, नियमों की वजह से इनको परमिशन नहीं मिलने वाली है। अब सिर्फ नहीं मिलने वाली है ये बात नहीं है, चलो 2 तो वोट कम हो गए, 2 कम हो गए हैं 2। जहां एक एक वोट के लिए जूझना पड़ रहा है, वहां 2 वोटों का कम होना बहुत बड़ी बात है। वैसे भी प्रफुल्ल पटेल के लिए एनसीपी अपना कोटा बढ़ा के दे रही है और उसमें से और 2 कम गिनती में, मतलब 11 में से 2 तो गए, अब एनसीपी के पास बचे 9। अभी ये 9 शिवसेना को देने हैं, तो शिवसेना का काम इसमें बनने वाला नहीं है और यही एक सूचक है आगे के लिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अंजू जी, ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी, जिसमें शरद पवार ने भी हिस्सा लिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, नाना पटोले पहुंचे थे, उस बैठक में भी कहा जा रहा है कि 34 या 35 ऐसे विधायक थे जो हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे थे, जिनको न्योता भी दिया गया था, इसके बावजूद नहीं पहुंचे। तो क्या लग रहा है आपको, वो 34 के 34 क्या ये माना जाए कि अब महाविकास अघाड़ी के खेमे में है ही नहीं? जी, मैं आपको सीधे तौर पे आंकड़ों में बता देता हूं।
निर्दलीय 13 या 14 महाविकास आघाड़ी के साथ है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इतनी संख्या निर्दलीयों की नहीं है। हालांकि 3 अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, उसमें से बाकी लोगों का, आशीष जायसवाल जैसे व्यक्ति है जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो क्या डिसीजन लेंगे ये भी सामने आने वाला है। तो निर्दलीय में और छोटी पार्टियां, जब निर्दलीय और छोटी पार्टियां मिला, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी है जो हितेंद्र ठाकुर की है, वसई विरार पालघर या ठाना के इलाके से जो 3 विधायक उनके चुन के आते हैं, वो भी फिर अभी भी इधर उधर किसी और जाना है, ये इसमें है, विवंचना में है। तो बहुजन विकास आघाड़ी, कुछ निर्दलीय, समाजवादी पार्टी ने अभी क्लियर कर दिया है कि हम जाएंगे क्योंकि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है, तो समाजवादी पार्टी जा रही है। एमआईएम के पत्ते अभी खुले नहीं हैं। बहुजन विकास आघाड़ी अभी भी चुप है। शेतकरी कामगार पक्ष के नाम पे चुनकर आए एक विधायक है श्याम सुंदर शिंदे, उनका भी पत्ता अभी नहीं खुला है। तो ये सारी बातें जो है वो ऐसे नहीं दर्शा रही है कि ठीक महाविकास आघाड़ी के पार्टी में जो पालड़े में है, जो 172 का आंकड़ा सरकार की स्थापना करते वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ था, क्या वो 172 का आंकड़ा ये वही रहेंगे, उसी पर कायम रहेंगे, या उस आंकड़े से कहीं 2 तो गए, अभी बचे 70 में से भी कुछ लोग अगर निकल जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी के लिए मुसीबतें हो सकती है। सीधे तौर पे देखा जाए अंजू जी, तो 4 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को चुनकर आने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। 4 अगर चुन के आने हैं तो 168 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। 168 आपके साथ है तो आप चुनकर आ सकते हैं। आज जो भी बैठक बुलाई गई थी उसमें दावा यह है कि 163 विधायक उपस्थित थे, मतलब आज भी विजय के समीप जाने को 5 विधायकों की कमी महाविकास आघाड़ी के पास है। बस यही एक गणित पर सब कुछ अड़ा हुआ है कि क्या महाविकास आघाड़ी के साथ आंकड़ा नहीं है तो वही आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्या, इसी बात पर सब कुछ निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनकर लाने हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पे देखा जाए तो 126 लोग होना जरूरी है। 126 में से 114 की गिनती भाजपा की पूरी हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट चाहिए वो ये 6 और 6 12, ऐसे 12 वोटों को इकट्ठा करना जरूरी है। उसमें से उन्होंने 4-5 तो इकट्ठा कर लिए हैं। अब बात यह है अंजू जी कि खुले तौर पे इसको इसलिए कहा नहीं जा सकता कि जो भी विप है, विप की बात हम करते हैं, वो विप पार्टी और पार्टी के एमएलए को लागू होता है। छोटी पार्टियों पर बड़े पार्टियों का विप नहीं लागू होगा, या इंडिपेंडेंट पर कोई विप नहीं होगा। तो ये जो चुप रहकर कुछ भूमिकाएं निभाने वाले हैं, यही भूमिकाएं महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए आज भी वो सस्पेंस बरकरार है कि क्या होगा, क्या महाविकास आघाड़ी अपने सारे उम्मीदवारों को जिता पाएगी या भारतीय जनता पार्टी कुछ करिश्मा दिखा पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा एक उसके नाम में ही है। जो अतिरिक्त उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है, धनंजय महाडिक, जिन्हें मुन्ना महाडिक के नाम से भी बोला जाता है, उन्हीं के नाम में ही ये करिश्मा छुपा हुआ है अंजू जी। ये जो करिश्मा जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी थोड़ा विस्तार से कि आखिर ये करिश्मा है क्या? देखिए, धनंजय महाडिक शुरू से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो नए हैं, ये नए बीजेपी में आए। तो ये महाडिक पहले किनके कार्यकर्ता थे? तो पहले वो शरद पवार के कार्यकर्ता। आपने देखा है कभी, आप महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी करीब से देखती है, पहचानती है, स्टडी करती है, तो मुझे एक शरद पवार का बाइट दिखाइए जिसमें शरद पवार दावा करते हैं कि शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट चुनकर आएगा, या शरद पवार ऐसा दावा करते हैं कि महाविकास आघाड़ी के
सारे के सारे उम्मीदवार चुनकर आएंगे, एक भी दावा नहीं है। इस पर शरद पवार मौन धरे हुए हैं। यहां तक कि आप शुरू से अगर देखें, मतलब कि शरद पवार ने कहा था हाँ हम उदयनराजे को समर्थन देते हैं, फिर उन्होंने कहा था कि उदयनराजे अगर माफ कीजिएगा संभाजी राजे को समर्थन देते हैं, संभाजी राजे अगर, फिर बाद में कहा था कि संभाजी राजे अगर शिवसेना से लड़ते हैं तो हमें समर्थन देना है, फिर कहा था कि हमें हमारा समर्थन सिर्फ शिवसेना को है, बाकी किसी को नहीं है। तो ये जो बदलाव करते वो आए हैं वो इसी में शामिल है। इसी में पता चल जाता है आपको कि शरद पवार की असली मंशा क्या है। धनंजय महाडिक, मुझे नहीं लगता है अंजू जी, आज भी मैं महाराष्ट्र की राजनीति में, भले ही मैं शरद पवार के किसी भी निर्णय पर कितनी भी बातें करूं, लेकिन मुझे आज भी उतना ही यकीन है, मैं जो कह रहा हूं उस वाक्य पर, कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के साथ जो भी व्यक्ति रहा है वो शरद पवार की परमिशन के बगैर कुछ करता है। मुझे आज भी यकीन नहीं है। मतलब भले ही महाडिक शरद पवार के साथ आज ना हो, आज बीजेपी के साथ हो, लेकिन शरद पवार की परमिशन मिले बगैर वो कुछ नहीं करेंगे। अगर धनंजय महाडिक को शरद पवार की परमिशन ये लड़ने के लिए मिली है तो इसका मतलब आप सीधा सीधा जानते हैं कि शरद पवार ने कहा है जा बेटा लड़ ले तेरी लड़ाई, मैं तेरे साथ, ठीक है मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। वो अमरीश पुरी बोलता है ना, जा सिमरन जा जी ले तेरी जिंदगी, उस तरह लड़ ले तेरी लड़ाई, ऐसा अगर कह दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि महाडिक को विजयी होने से कोई रोक सकेगा। इसलिए मैं इसी को करिश्मा मानता हूं। शरद पवार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसी में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है अंजू जी। और फिर ऐसा कहा भी जाता है उनके बारे में कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं, तो हो सकता है कि मौन रहकर भी वो कहीं ना कहीं महाडिक को समर्थन ही दे रहे हो। लेकिन मुझे ये समझाइए कि जो शिवसेना के 2 उम्मीदवार हैं, संजय पवार और संजय राउत, इनमें से किसको पहला उम्मीदवार माना जाए और किसको दूसरा उम्मीदवार माना जाए? यही तो बड़ी दिक्कत है, पहला कौन दूसरा कौन। हमारे मराठी में एक कहावत है, अंडा आधी का कोमड़ी। मतलब इसका मतलब ऐसा होता है मुर्गी पहले या अंडा पहले। हाँ, तो यही सवाल जैसे अनसुलझा है अब तक, मुर्गी या अंडा वाला पहले कौन, तो वही ऐसा ही सवाल है कि पहला उम्मीदवार कौन, संजय राउत या संजय पवार। क्योंकि संजय राउत के साथ अगर आप कुछ सोचते हैं कि बुरा होने वाला है तो इसीलिए तो संजय राउत 42 से कोटा बढ़ा के 45 तक ले जाना चाहते हैं अपना। इसीलिए तो अगर शिवसेना ने अपने, मतलब एक सीधी बात कि चलो ठीक है आपका 42 का कोटा फाइनल, उनका 42 का कोटा फाइनल, 84 का कोटा हम फाइनल कर देते हैं, लेकिन यही बात अगर एक गड़बड़ कर दी समझो शिवसेना ने कि शिवसेना के चिन्ह पर जो चुनकर आए हैं उनकी लिस्ट निकालकर 42 वोट दे दिए संजय पवार को, और उसके बाद बचे शिवसेना के विधायक और कुछ अन्य पार्टी या निर्दलीय विधायक, इनका कोटा पूरा करके संजय राउत के खाते में डाल दिया, तो हो गया ना बंटाधार। अगर कुछ गड़बड़ उन्होंने की, छोटी पार्टियां या निर्दलीयों ने कुछ गड़बड़ की, तो संजय राउत की नैया डूब गई समझो। अब यही देखना है कि संजय राउत के लिए किस तरह से विधायक फाइनल कर दिए गए हैं, कोटा किस तरह से उनका फाइनल कर दिया गया है, उसी पर निर्भर है संजय राउत पहले या दूसरे। तो कौन कौन वोट देगा राउत को, ये जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि राउत के साथ क्या होने वाला है। अंजू जी, लेकिन ये समझाइए कि ये कौन तय करेगा? इसके लिए भी तो एकनाथ शिंदे को मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तय करेंगे कि किसका वोट संजय पवार को दिया जाएगा और किसका वोट संजय राउत को दिया जाएगा। क्या इस तरह की भी की जाती है? चोर के हाथ में कोतवाली दे दे तो क्या होगा जी। तो वैसे ही आप महाराष्ट्र की राजनीति में देख लीजिए, संजय राउत और एकनाथ शिंदे की कितनी बनती है, संजय राउत और शिवसेना के अन्य लोगों के साथ कितनी बनती है। चलो एकनाथ शिंदे की बात छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे के जो स्वीय सहायक है नार्वेकर, उनके साथ भी कितनी बनती है।
संजय राउत की, क्योंकि नार्वेकर को ही अच्छी जगह पर देना चाहिए था। नार्वेकर भी इंटरेस्टेड थे विधायक होने में। अच्छा, तो नार्वेकर के साथ नहीं बनती है, एकनाथ शिंदे के साथ नहीं बनती है, तो स्वाभाविक रूप से है ना कि तिजोरी की चाबियां अगर आप दे दोगे किसी के हाथ में तो थोड़ा तो लूट ले ही लेगा वो। तो इन दोनों के हाथ में ही ये पूरे चुनाव का सूत्र है। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि किसको कौन से वोट मिलने वाले हैं, किसके हिस्से जाने वाले हैं। यही एक खेल इसको पूरा बिगाड़ सकता है, ये अपना अनुमान है। मतलब ये हम दावे के साथ नहीं कह रहे कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ आशंकाएं मन में आ जाती है। मन बड़ा बैरी होता है अंजू जी की, वो कुछ भी सोचने लगता है, कुछ भी सोचने लगता है। वैसे संजय राउत का बुरा ना हो इसलिए मन में विचार आ जाते हैं कि भाई राउत के साथ ऐसा ना हो जाए, राउत के साथ वैसा ना हो जाए। वही एक बात है कि लग रहा है कि वो भगवान करे, मातोश्री करे कि वो पहला उम्मीदवार हो, दूसरा उम्मीदवार ना हो। और ये जो आशंका है आपके और मेरे मन में आ रही है संजय राउत को लेकर, ये आशंका उनके मन में भी है, इसीलिए शायद वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, अभी तो अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने तो दावा किया था कि हम अयोध्या में ही रहते हैं, अयोध्या वाले ही है, हमने ही राम मंदिर बनाया है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है 92-93 में संजय राउत ने लिखा एक लोक प्रभा वीकली है मराठी का, उसका आर्टिकल है, जो बाद में उन्होंने एक बाला साहब ठाकरे, मुलायम सिंह की भी इंटरव्यू किया था, और उसी में वो बहुत कुछ सारी बातें बोलते हैं। मराठी में बोलते हैं इसलिए सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मैं हिंदी में आपको समझा सकूं वो बातें जरूर बताऊंगा जी। वो लिखते हैं, जिथे रामाचा जन्म झाला नाही पण राम जन्मभूमी मंदिराचा शिलान्यास झाला, तीच ही वादग्रस्त शिलान्यास भूमी। संजय राउत का आर्टिकल है, लोकप्रभा वीकली में लिखा हुआ, बहुत नामी वीकली है ये मराठी का। वो इसमें लिखते हैं फोटो के नीचे, ये वही राम जन्मभूमि है जहां राम का जन्म ही नहीं हुआ और यहीं पर शिलान्यास किया गया। इस आर्टिकल में इतनी स्फोटक बातें संजय राउत बताते हैं, इतनी स्फोटक बातें। मैं आपको एक और सुनाता हूं, दिखेगा मराठी में, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर कभी भी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि राम अब ईश्वर नहीं रहा है, वो राजकीय प्यादा बन चुका है। रामलला को बंदी बनाया गया है, यही अयोध्या में दिखता है। अब आप मुझे बताइए, हाँ, ये 92 का संजय राउत का आर्टिकल है, संजय राउत ने लिखा हुआ आर्टिकल। जब वो सामना में नहीं थे, एडिटर नहीं थे सामना में, वो अन्य किसी इंडियन एक्सप्रेस में थे, और इंडियन एक्सप्रेस का ही यही वीकली है, लोकप्रभा नाम से। अगर राउत की ये भाषा तब से है, तब ये कहां आ गए बीच में? अब जा रहे हैं रामलला के मंदिर में दर्शन करने हेतु। चलो ठीक है, वो तो जाएंगे ही, रामलला को ही बोलना पड़ेगा कि रामलला, मैंने बहुत आपके बारे में गलत लिखा है, बहुत ही गलत बातें कही है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका मंदिर ना हो इसलिए मुलायम सिंह का भी इंटरव्यू किया था, और उसमें राउत लिखते हैं, बाबर नहीं, वो भी पन्ना आप दिखा दीजिए, बाबर नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है मूर्ति भंजक। बाबर ने नहीं भंग किया है, भाजपा की सरकार ही मूर्ति भंजक है, ऐसा वो खुद लिखते हैं राउत। अब 92 में अगर राउत ये बातें सारी लिखते हैं, तो अब राम मंदिर का इतना प्रेम क्यों उमड़ उमड़ के आ रहा है संजय राउत को? बिल्कुल वही एक बात है कि उन्हें अब लगने लगा है कि जिन्हें हम भाजपा का दाव समझते थे वही सक्सेसफुल रहा है, अब ये दाव क्यों हम न खेले। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, पुल के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया है। तो अब इसको उठा लेने से राउत को क्या फायदा होगा मालूम नहीं, लेकिन डरे हुए है राउत। रामलला के मंदिर जाकर माफी तो मांग रहे हैं, हमने ही किया था रामलला का जीर्णोद्धार, ये तो बातें बोल रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं, इस पहले दूसरे नंबर की वजह से ही डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी होगा कि आपको याद होगा जब राज ठाकरे ने कहा था कि वो अयोध्या जाएंगे, उस वक्त इन्हीं संजय राउत ने कहा था कि अगर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ जाए वहां पर तो उसका भगवान उद्धार नहीं करते हैं,
तो अभी वो जो खुद गए हैं वहां पर, उनके अंदर क्या कोई मंशा नहीं है, कोई राजनीतिक मंशा नहीं है उनकी इस विजिट की? राजनीतिक मंशा तो है। शिवसेना ही राम मंदिर निर्माण कार्य में थी, यही दिखाने की तो मंशा है। उसी के कारण तो हम उत्तर प्रदेश में भी चल सकते हैं, ये उनको लग रहा है। इसीलिए तो ब्रिजभूषण को आगे किया था राज ठाकरे का विरोध करने के लिए। तो राजकीय मंशा लेकर ही जा रहे हैं। और ये कहां की बात हुई अंजू जी? घर में गाय पालो और दूध की अपेक्षा मत करो, बस गौ सेवा करनी चाहिए। अरे गौ सेवा का मतलब क्या होता है कि दूध मिले, घी मिले, दही मिले, छाछ पीने को मिले, गाय का गोबर मिले, गोमूत्र मिले, हर एक चीज का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए घर में गाय पाली जाती है। अब समाज का उद्धार करने का मार्ग अगर सत्ता है, ध्येय समाज उद्धार है, समाज उद्धार का मार्ग अगर सत्ता है, तो सत्ता को हथियाना यही राजनीतिक पार्टियों का धर्म है अंजू जी। धर्म है कह रहा हूं मैं, सिर्फ कर्तव्य नहीं है, धर्म भी है। सत्ता के द्वारा ही वो अपने विचारों को समाज में डाल सकते हैं, अपना विजन डाल सकते हैं, अपने विचारों का विकास डाल सकते हैं, जो भी कुछ बदलाव लाना है वो कर सकते हैं अगर सत्ता हाथ में हो तो। राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को इसी तरह से काम करना पड़ता है, तो चाहे वो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आते तो सत्ता के लिए है ना राजनीति में। बिल्कुल। ऐसे थोड़ी कोई धर्मदाय आ गया है कि चलो भाई हमें काम करना है, बस सत्ता मिले ना मिले। क्या घंटा कर लोगे आप सत्ता, बिना सत्ता का काम? यहां तो आपकी तहसीलदार भी नहीं सुनता है, कलेक्टर भी नहीं सुनता है, तो आप कहां का काम करोगे लोगों के? अगर इस व्यवस्था को चलाना है तो सत्ता हाथ में लेना जरूरी है। अगर कोई राजनेता मंदिर में जाता है तो बोलता है भगवान मेरा कल्याण कर दे, और कल्याण सत्ता में आना यही है राजनेता के लिए। तो राजनीतिक दृष्टि से ही कोई मंदिर में जाता है तो वैसे ही जाएगा ना, कोई और दृष्टि लेके तो नहीं जाएगा। थोड़ी राज ठाकरे जाकर बोलेंगे मेरा भाई है उद्धव ठाकरे, उसकी मैं मंगल की कामना करता हूं, सत्ता उसके हाथ में दे दे भगवान, ऐसे थोड़ी कहेंगे। बोलेंगे भाई है तो है, ठीक है, सत्ता मेरे हाथ में दे दे, भाई का कल्याण मैं कर दूंगा सत्ता मेरे हाथ में आए तो। हे भगवान, तू अगर मेरे भाई का ही कल्याण चाहता है तो उसका कल्याण मेरे हाथों से होने दे, सत्ता मेरे हाथ में दे दे। कोई भी राजनेता राजनीतिक एंगल से ही देखेगा, सत्ता प्राप्ति के एंगल से ही देखेगा। आरोप ये भी होता है कि बीजेपी सत्ता के लिए लालायित है, इसीलिए वो ऐसे कर रही है। तो आप कहां के दूध के धुले हैं? आपको सत्ता चाहिए थी, 30 साल का दोस्ताना तोड़ा, जिनको दुश्मन समझा उनके साथ निकल गए। कांग्रेस ने क्या किया? अब तक कांग्रेसी नेताओं को जिस बाड़ा साहब ने गालियां दी, उसी बाड़ा साहब के बेटे के साथ कांग्रेस चली गई, बिल्कुल सत्ता के लिए चली गई। जिस एनसीपी लीडर शरद पवार को बाड़ा साहब ठाकरे भरोसा रखने के लायक नहीं ऐसा दोस्त कहते थे, उसी के साथ भरोसा रखकर ये चले गए सत्ता के लिए। शरद पवार को भी ये मालूम था कि शिवसेना को साथ नहीं लेना है, लेकिन उन्हें ले लिया सत्ता के लिए। सारा खेल तो सत्ता का है अंजू जी। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सत्ता के लिए ही होता है और राजनीतिक दृष्टि से ही होता है अंजू जी। बिल्कुल, और सत्ता के लिए ही राज्यसभा के सांसद बने रहे, दोबारा चुन ले जाएं, इसीलिए संजय राउत भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन मुझे ये समझाइए कि औरंगाबाद में जो रैली की है उद्धव ठाकरे ने अभी कल ही, उस रैली में भी वो हिंदुत्व राग ही अलापते रहे कि वो सबसे बड़े हिंदुत्ववादी है, यही दिखाने की कोशिश करते रहे। आखिर वो किसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले या पहले कुछ सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ये बोलते थे, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, 60 साल में क्या हुआ। मोदी जी का यही भाषण होता था ना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 8 साल के बाद जब आज वो बोल रहे तो क्या बात करते हैं कि मैंने हर घर तक उज्ज्वला गैस पहुंचाया, 45 करोड़ जनधन के खाते निकाले, हर घर में बिजली जा रही है, हर घर में नल का पानी जा रहा है, देश प्रगति के पथ पर है। क्या किया है, उपलब्धियां गिना है। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे 2.5 साल राज्य के मुख्यमंत्री,
आज भी जब वो भाषण करने उठते हैं तो क्या बात करते हैं? भाजपा ने गलत किया, भाजपा गलत कर रही है, भाजपा ने धोखा दिया, अमित शाह ने धोखा दिया, देवेंद्र फडणवीस गलत है, देवेंद्र फडणवीस की बीवी गलत है, ये गलत है, किरीट सोमैया गलत है। अरे आप अभी बंद करो ये रोना। ये रोना विपक्ष का काम है। सरकार काम नहीं कर रही है, हम होते तो कर देते, ये अच्छा नहीं कर रही, ये काम विपक्ष का और मीडिया का है। बिल्कुल, मीडिया और विपक्ष का काम आप ही करोगे एज ए चीफ मिनिस्टर। तो हमें कुछ काम छोड़ो भाई। वो तो हमें बेरोजगार कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, कि जो काम है राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करने का वो तो वही कर रहे हैं। अगर हम बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी चीज कि औरंगाबाद की सभा में भी, संभाजीनगर की सभा में कहा जाना चाहिए उद्धव ठाकरे की भाषा में, वो हिंदुत्व का ही राग अलापते रहे। मतलब हम हैं हिंदू, हाँ है हिंदू। तो हिंदुत्व का राग अलापते अलापते उन्हें पता है कि औरंगाबाद में अगर लड़ना है तो हिंदुत्व का राग अलापना जरूरी है, क्योंकि औरंगाबाद में बहुत सहा है ये सब कुछ। तो इसीलिए औरंगाबाद में यही राग अलापते रहे। और मुझे लगता है कि वो शायद हिंदुत्व की परिभाषा को बदलकर एमआईएम को पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ भाई आओ, आप भी आ जाओ हमारे साथ, कांग्रेस वालों आप भी आ जाओ हमारे साथ। हम वैसे हिंदुत्ववादी नहीं रहे, क्योंकि उससे पहले ही एक इश्तिहार दे दिया गया था न्यूज़पेपर्स में कि शेंडी जनेऊ चोटी जनेऊ वाला हिंदुत्व नहीं है हमारा। शिवसेना की तरफ से फिर से वही राग आलापा गया। तो यही एक कारण है कि कांग्रेस को खुश करने की ये कोशिश है। एनसीपी तो यहाँ औरंगाबाद में बहुत अच्छा काम नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जरा अच्छी है। तो कांग्रेस को साथ लेके यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाथ में रखने का एक प्रयास उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में किया है। बस इतनी सी बात है। ये समझाइए कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसके हम सब कायल हैं, हमने देखा है किस तरह से वो उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते रहे हैं, कितने बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। एंटीलिया कांड की बात हो, मनसुख हिरेन कांड हो, सबके खुलासे उन्होंने भरी विधानसभा में किए। और उद्धव ठाकरे सरकार बैकफुट पर है और उनसे डरी रहती है। इस बार जैसे उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा है, उसके बाद से भी उनकी स्ट्रेटेजी को लेकर हर कोई नजर रख रहा है कि आखिर कैसे वो अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताएंगे। तो ये समझाइए कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव में तो बीजेपी स्ट्रेटजी तो 3 का कर रही है और 3 के जुगाड़ लगाने में है। वो स्ट्रेटजी की बात कर रही है तो मैं आपको समझाता हूं कि अभी एमएलसी के 10 सीटों के चुनाव होने वाले हैं, अभी ठीक कुछ दिन बाद ही होने वाले हैं। तो उसके बीजेपी के आराम से 4 उम्मीदवार तो चुनकर आने वाले ही है, 10 में से 4, और 6 जाएंगे शायद महाविकास आघाड़ी के पार्लियामेंट में। अगर बीजेपी ट्राई कर ले तो 5 भी हो सकते हैं, 5 और 5 ऐसे हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में 6 लोगों को उतारा है। सदाभाऊ खोत को एक निर्दलीय खड़ा किया है और 5 अपने डायरेक्ट चुनाव कैंडिडेट मैदान में उतारे। तो ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है। मतलब बीजेपी के एक कैंडिडेट को ही बीजेपी हराना चाहती है, अपने ही कैंडिडेट को, क्योंकि चुन के आएंगे तो 10 आएंगे ना। 6 उतारे हैं, 5 तो जरूर आएंगे, तो एक हारेगा तो कौन सा हारेगा। तो ये स्ट्रेटजी भी बड़ी रोचक है अंजू जी। तो 6 उतारे हैं, तो जब बात होगी तो एक पे वो निगोशिएट हो सकता है। चलो भाई हमें करना ही है तो एक पे निगोशिएट हो सकता है। तो बीजेपी की यही स्ट्रेटजी रही है कि निगोशिएशन लेवल जो होना चाहिए वो बीजेपी की तरफ से बड़ा हाई रखते हैं वो, और सामने वाला मजबूर हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, कुछ न आने से, इतना कुछ खर्चा करने से अच्छा है कि चलो एक गया, एक तो कम से कम मिल गया। ये वाली स्ट्रेटजी बीजेपी रखती है। और यही स्ट्रेटजी है राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की, कि सेकंड प्रेफरेंस के वोट पर जब आ जाए तो इसमें बहुत रोचक और रंजक बातें सामने आने वाली है। 10 तारीख को शाम को ही ये स्ट्रेटजी का खुलासा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की बदौलत ही ये नीरस सा रहने वाला राज्यसभा चुनाव इतना रोचक बन गया है, इतना मसालेदार बन गया है? तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बीजेपी की जरूर होगी, या इतना तो होगा कि कम से कम महाविकास आघाड़ी के जो 3 घटक है इनकी नींद ही उड़ाई रखी जाए। नींद तो उड़ चुकी है। आप चिंता मत करो, आप डरो मत, महाविकास आघाड़ी के साथ रहो, ये विधान क्या दर्शाता है?
यही तो है कि डर रहे। मतलब अगर आप किसी घनघोर अंधेरे में किसी जंगल से गुजर रही हो तो एक दूसरे को यूं ही बोलती है, डरना मत, डरना मत, मैं साथ हूं। तो वैसे ही ये बात है, ये एक दूसरे का ढाढ़स बना रहे हैं कि डरना मत, हम सब साथ है, डरना मत, हम सब साथ है। तो ये जंगल में तो जा रहे हैं और यही डर इनके मन में है। इनकी नींदें तो उड़ चुकी है। उससे वैसे और एक बात की, नींदें महाविकास आघाड़ी की उड़ेगी क्या नहीं पता नहीं है मुझे, क्योंकि कुछ भी हो जाए कांग्रेस को क्या लेना देना है। वो तो अपने 44 वोट अपने अपने कैंडिडेट को देने वाले। एनसीपी के 2 खत्म हो चुके हैं, 45 से 47 वो प्रफुल्ल पटेल को देने वाले। बाकी जो बचे वो ले लेंगे। वो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर लेके गया, उस गाने की तरफ हो जाएगा ये। मतलब एनसीपी के पास 11 एक्स्ट्रा है बोलते हैं, 2 वोटिंग नहीं कर पाएंगे, अब बचे 9, 5 ले रहे हैं एक्स्ट्रा वोट प्रफुल्ल पटेल। तो 11 में से 5, 2 गए, 9 बचे, 9 में से 5 गए, अब 4 बचे। 4 में क्या होने वाला है? कांग्रेस के पास 2 थे, 2 के 2 वो अपने आदमी को दे रहे, तो कांग्रेस का कुछ तो मिलने वाला है ही नहीं। मतलब एनसीपी से मिलने वाले हैं 5, कांग्रेस से मिलने वाले हैं 0, इनके पास इनके खुद के है 13, उसमें से भी 3 राउत एक्स्ट्रा मांग रहे, तो इनके पास बचे 10, 4, 14 वोट। और बाकी समझो मिल भी गए इंडिपेंडेंट तो 14 और 14 हो रहे 28। बात खत्म। तो कौन चुनकर आने वाली? आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है, क्या आखिर में समीकरण रहने वाला है राज्यसभा चुनाव का? कुछ घंटे ही बचे, हम ये कह सकते हैं अब तो। बस समीकरण यही रहने वाला है कि धनंजय महाडिक थोड़े बहुत मतों से चुनकर आ जाएंगे, क्योंकि जो भी कुछ छोटी पार्टियां या इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका झुकाव समझ में नहीं आ रहा है। तो यही बात है, जब समझ में नहीं आता है तो मन में कुछ होता है। अगर मैं अंजू जी के साथ हूं, दिल से हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? खुले तौर पे बोल दूंगा ना, हाँ मैं अंजू जी आपके साथ हूं। अगर मैं अंजू जी के साथ होने का दावा तो दिखा तो रहा हूं लेकिन नहीं हूं, तो मैं चुप बैठूंगा ना, हाँ देखते हैं, हाँ देखते हैं, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो जब खुले तौर पे होते हैं तो आदमी खुले तौर पे बोल देता है, और जब कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब होता है उसके मन में गड़बड़ होती है। अब जब गड़बड़ है तो 2 पक्षों के बीच में ही गड़बड़ होगी, एक तो इधर होगा या उधर होगा। मैं इधर का ये कह नहीं रहा हूं, उसका मतलब है मैं उधर का हूं। अब समझ लेना चाहिए, कहने की क्या जरूरत है, यही समझ लेने की बात है। मुझे लगता है कि महाडिक के साथ ही ये लोग जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, बीजेपी का तीसरा जीतता है या फिर शिवसेना का दूसरा जीतता है। जब मतदान हो जाएगा असली स्थिति तो तभी साफ होगी। लेकिन फिलहाल आपने तमाम पहलुओं पर विस्तार से मेरे दर्शकों को जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।